जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। बड़ी अजीब सी बात लग रही है, लेकिन इसके बारे में अगर थोड़ी आगे की बात करें तो समझ लीजिएगा कि राजनीति में गलतियों की गुंजाइश नहीं होती। और अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के हिस्ट्री की बात करें और उसके स्मार्ट मूव्स की बात करें और आगे की बात करें और एक स्टेटमेंट की बात करें जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली में कहा था कि मैं तो फकीर हूं, जब इच्छा करेगी झोला उठाऊंगा और निकल जाऊंगा। ये स्टेटमेंट देना इतनी आसान बात नहीं होती किसी भी पर्टिकुलर राजनीतिज्ञ के लिए। अगर आपको लगता है कि ये एक्टिंग या कुछ और है तो करके देख लीजिए, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस तरीके की बातें बोली है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि दो एग्जाम्पल आपको देता हूं। एक एग्जाम्पल पिछली बार पश्चिम बंगाल का जो पिछले साल चुनाव हुआ था, वो जहां भाजपा 3 सीट से 90 सीट पर पहुंचती है, यानी कि 30 गुना वृद्धि करती है। और दूसरी बात आती है यहां पर, जब 2014 से 2019 किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाता है और उसके बाद में 2019 में 2.5 साल वो प्रतीक्षा करता है, और अब जो व्यक्ति मुख्यमंत्री था वही पार्टी का वही व्यक्ति उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। यानी कि भाजपा के लिए जो परसेप्शन गढ़ा जा रहा था कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो सत्ता के लिए कुछ भी करेगा, इस तरीके का स्टेटमेंट है, तो भाजपा के लिए ये अब उल्टा हो जाता है कि सत्ता के लिए नहीं बल्कि देश को भगवामय बनाने के लिए अगर कोई व्यक्ति सत्ता का मोह, कोई पार्टी सत्ता का मोह छोड़ सकती है, मुख्यमंत्री जैसा पद छोड़ सकती है, तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी हो सकती है। ऐसा एक संदेश इस मूव के द्वारा दिया गया है। बाकी बात बहुत सारी बातें हैं, मैं अगर उसको करने बैठूं तो शायद काफी समय लग जाएगा, इसलिए मैं छोटे में उसको निपटाऊंगा और उसके बाद में उस पॉइंट पर आऊंगा जो बेसिकली करने वाला है। अगले 2 मिनट के बाद में वो पॉइंट आपको सुनने को मिलेगा, सुनिएगा जरूर। पहले यहां पर ये बात कहता चलूं कि ये जो परेशानियां हैं वो कहां से निकली थी। 2009 से एक्चुअली ये परेशानियां शुरू हो गई थी, जब भारतीय जनता पार्टी कम सीटों पर चुनाव लड़ी थी, शिवसेना ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन शिवसेना ने केवल एक ही सीट ज्यादा उसे प्राप्त हुई थी। 2012 में बाला साहब ठाकरे ने सुषमा स्वराज को ज्यादा बेहतर प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार के तौर पर बताया था। उनका देहावसान हो जाता है, उससे पहले वो जो विजयादशमी के दिन हमेशा जो एक संबोधन किया करते थे शिव सैनिकों को, और इस बार वो संबोधन किया, उसमें उन्होंने कहा था कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे जो मेरे बच्चे हैं, पोते हैं, उन्हें आप संभालिएगा, लेकिन साथ में ये भी कहा था कि अगर किसी भी तरीके से आपको लगे कि हिंदुत्व की तरफ से राह मुड़ रही है तो दुकान बंद करने से घबराइएगा मत। उनके शब्द दूसरे थे, लेकिन मतलब उनका भाव कुल मिलाकर के यही था। लेकिन 2012 में उनके देहावसान के बाद में जब भारतीय जनता पार्टी प्रचार प्रमुख एक तरीके से नरेंद्र मोदी को नियुक्त करती है, यानी कि प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को नियुक्त करती है, उद्धव ठाकरे ने किसी भी तौर पे कभी भी नरेंद्र मोदी का खुलकर के समर्थन नहीं किया। यानी कि ये बात मान के चलिए कि जितना विरोधी गालियां नहीं दिया करते थे 2014 से 2019 और 2019 के बाद में, उद्धव ठाकरे ने उससे कहीं ज्यादा गालियां नरेंद्र मोदी एंड पार्टी को दी। और आप इस बात को अच्छे से समझते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी और पार्टी को आपने इस तरीके से आलोचना करेंगे तो आपके साथ में किस तरीके का ट्रीटमेंट हो सकता है। खैर, 2014 में अमित शाह ने एक स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि चूहों को हमने कुछ ज्यादा ही हैसियत दे दी है, इन्हें इनकी औकात बतानी पड़ेगी। और होता यह है कि भाजपा 2014 में कुल जो सीटों पर चुनाव लड़ती है वो होती है 260 और जीतती है 122। इसके अलावा शिवसेना इसी साल 280 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ती है, लेकिन भाजपा से आधी सीटें जीतती है। लेकिन उसके बाद में अलायंस हो जाता है, 5 साल सरकार चलती है। ये अलग बात है कि भाजपा ऑन द टाइम अपने इसी चीज के कारण से शायद जो गलत करती है या सही करती है, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर आप उस समय डिप्टी सीएम का पद उद्धव ठाकरे को दे देते तो शायद कुछ चीजें बेहतर हो सकती थी, लेकिन नहीं दिया। ये बात इतिहास की हो गई, इसके बारे में जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है। डिप्टी सीएम भी उद्धव ठाकरे को नहीं बनाया गया, बहुत बड़े सारे पद जिसके बारे में कहा गया विभाग, वो भी नहीं दिए गए। और फिर आता है 2019 में एक बार फिर से न जाने क्यों अलायंस कर लिया जाता है। लगता तो ऐसा था कि अब शायद इस कारण से किया गया होगा क्योंकि 2019 में लोकसभा चुनाव भी थे और उसके कारण से वहां पर संसदीय क्षेत्र जो है वहां पर भाजपा को फायदा मिले, और इस कारण से जो परेशानियां जो 5 साल में हुई थी दोनों दलों के बीच में वो आगे न बढ़े, इसलिए ये एक पहले ही अलायंस कर लिया गया। भाजपा
164 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ती है। पिछली बार 260 सीटों पर लड़ा था, इस बार 164 सीट पर चुनाव लड़ती है, 105 सीट पर जीतती है और शिवसेना के खाते में जो सीटें आती हैं वो वापस से भाजपा से आधी आती हैं। अगर भाजपा उस समय पिछली बार की तरह से 260 या 280 सीटों पर चुनाव लड़ती तो शायद डेफिनेटली ये हो सकता था कि 165 170 सीटों तक अकेले दम पर पहुंच जाती, लेकिन उसके बाद में चीजें बढ़ती है। जो एक मैंडेट आया वो भाजपा के पक्ष में आया, लेकिन इस बार देवेंद्र फडणवीस को नहीं जिद पकड़ी गई। उद्धव ठाकरे कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, वो चीजें नहीं मानी गई। फिर इसके बाद में जो खेल होता है, शायद एक दिन पहले तक भी नहीं मालूम था किसी को, देवेंद्र फडणवीस को खुद नहीं मालूम होगा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, एकनाथ शिंदे को भी नहीं मालूम होगा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बनते हैं। जेपी नड्डा का मैसेज आता है ऑन कैमरा, वो ये कहते हैं, और उसके बाद में देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बनते हैं। यहां पर जो अब मैं बात, कार्यक्रम को शुरू हुए 5 मिनट से ज्यादा समय हो चुका है, 5.5 मिनट से ज्यादा समय हो चुका है, मैं आपको अब ये कहना चाहता हूं कि 2027 में एक चुनाव होने वाला है, वो है उत्तर प्रदेश का चुनाव। जी हाँ, 2022 में वो चुनाव हुआ है, 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा। एक बार फिर से जहां तक हम लोगों को लगता है योगी आदित्यनाथ फिर से चुन करके आएंगे, और ये वो चुनाव होगा जिससे पहले पूरा देश एक्चुअली भगवा रंग में रंग चुका होगा। और कोई बड़ी बात नहीं है कि 2027 के चुनाव के बाद में इस देश की राजधानी दिल्ली से शिफ्ट होकर के एक बार फिर अयोध्या हो जाए। मैं ये एक बड़ा स्टेटमेंट कह रहा हूं, लेकिन जो मेरी समझ है उसके आधार पे कह रहा हूं, और ये मैं फिर से कहता हूं कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी देश की राजधानी दिल्ली से शिफ्ट होकर के अयोध्या हो जाए। आप इस बात को समझिएगा। 2022 चल रहा है, कुछ राज्यों को चुनाव होने वाले हैं। मैं बताता हूं आपको, हिमाचल प्रदेश, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुजरात में भी सत्ता में आएगी। जम्मू कश्मीर परिसीमन जो है, उसके बाद में आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर का हाल क्या होने वाला है। इसके अलावा 2 और ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर चुनाव नहीं होना है, लेकिन वहां पर भी एक बहुत बड़ा चुनाव शुरू हो चुका है। दो स्टेट्स हैं, बिहार और झारखंड। जी हाँ, झारखंड में जो हेमंत सोरेन है उनके लिए चुनाव आयोग की बहुत सारी बंदिशें आ चुकी हैं। हेमंत सोरेन का बाजा कब बज जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। 15 अगस्त से पहले बिहार और झारखंड में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। बिहार, ये तरीके से समझ लीजिए कि शिवसेना में जिस तरीके से एकनाथ शिंदे निकले हैं, हर एक क्षेत्रीय दल में से कोई ना कोई एकनाथ शिंदे अब निकलेंगे। और जिस तरीके से भाजपा ने कांग्रेस मुक्त भारत की बात की थी, ये बात समझ लीजिए कि भाजपा उस अभियान पर निकल चुकी है जो अब क्षेत्रीय दल मुक्त भारत की बात करेगा। और इसीलिए मैंने ये बात कही है। और अगली बार आ जाइए 2023 का चुनाव। त्रिपुरा में भाजपा को, किसी को भी भाजपा की जीत की उम्मीद नहीं थी, लेकिन त्रिपुरा में भाजपा की सरकार बनती है। नागालैंड में भाजपा गठबंधन के साथ में सरकार बनाती है। अगली साल मेघालय में भी चुनाव होने वाले हैं, मिजोरम में भी चुनाव होने वाले हैं, त्रिपुरा में और साथ साथ में नागालैंड में तो होने ही वाले हैं। जिस तरीके से यहाँ इन 2 स्टेट्स में घटना हुई है, त्रिपुरा और नागालैंड में, मिजोरम में और मेघालय में भी कोई हरकत हो जाए तो बहुत अतिशयोक्ति मत समझिएगा। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह कहता हूं, तेलंगाना, जी हाँ, तेलंगाना इज द स्टेट जिसमें अगर आप विकिपीडिया खोलेंगे या कुछ और स्टेट्स खोलेंगे तो आपको भाजपा दिखाई नहीं देगी। लेकिन मैं आपको बताता चलता हूं कि इस महाराष्ट्र के इस मूव के बाद में अगली साल तेलंगाना के होने वाले चुनाव में केसीआर को पटक नहीं देकर के अगर भाजपा सत्ता में आ जाती है या एक बहुत बड़ी पार्टी बनकर के उभरती है, तो कोई अतिशयोक्ति मत समझिएगा। एंड द तेलंगाना विल बी अ लिटमस टेस्ट फॉर भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे, राजस्थान में चुनाव होंगे, और किसी को इस बारे में कोई शंका बहुत ज्यादा होगी नहीं, क्योंकि तीनों में कांग्रेस जो है तो तकरीबन खत्म होने की कगार पर है। राजस्थान में जिस तरीके की हरकतें चल रही हैं अशोक गहलोत सरकार के द्वारा, वो अपने कर्मों से जाएगी। मध्य प्रदेश में भाजपा फिर आने वाली है, और उसके अलावा छत्तीसगढ़, यानी कि लिटमस टेस्ट जो होने वाला है वो तेलंगाना में होने वाला है। कर्नाटक में भी भाजपा सरकार के आने की पूरी पूरी संभावना है। मैं बार बार इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं भाजपा सरकार का कोई समर्थक हूं, लेकिन मुझे इस बात को इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि कांग्रेस अपने आप में आत्मभक्षक हो चुकी है, और आत्मभक्षक कांग्रेस अपने आप को खुद ही निपटा रही है। भाजपा उसमें अपना कोई रोल अदा करने की जरूरत ही नहीं है। और रही बात क्षेत्रीय पार्टियों की, तो क्षेत्रीय पार्टियों में से एक एकनाथ शिंदे धीरे धीरे करके निकलने वाले हैं। और उसके बाद में तमिलनाडु, जिसमें जिस तरीके से केसीआर, एक तरीके से तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो स्टालिन, और आंध्र प्रदेश की हम बात करें तो वाईएसआर। खासतौर पे अगर मैं स्टालिन की बात करूं, तमिलनाडु की बात करूं, तो जिस तरीके से मंदिरों के मुद्दे पर तमिलनाडु वाली बात पूरे देश में गरमाई है कि तमिलनाडु में मंदिरों पर जो सरकारी कब्जा है बहुत जबरदस्त तरीके से, और उसका जो पैसा है वो चर्चों को बनाने में जिस तरीके से खर्च हुआ जा रहा है,
ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। और 2023 में तमिलनाडु की बात करें या आप आंध्र प्रदेश की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, सॉरी इनकी बात करें, अगर हम ये, क्योंकि ये स्टेट्स जो हैं ये 2023 में इनके चुनाव नहीं होने वाले, लेकिन इनके चुनाव 2027 से पहले होने वाले हैं और वहां के लिए एक अच्छी खासी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही होगी, ऐसा मुझे लगता है। और इसीलिए मैंने कहा कि चक्रवर्ती भारत का जो पहिया है भगवामय करने का, जो एक जो मीम आया था कि शिवसेना के जो विधायक हैं वो अगवा नहीं हुए हैं, भगवा हो गए हैं। इसीलिए मैंने कहा कि 2022 में आप देखिएगा जम्मू कश्मीर, बिहार और झारखंड में क्या होता है, 2023 में तेलंगाना, मिजोरम, मेघालय के बारे में समझिएगा वहां क्या होता है। और उसके बाद में ये जो कुछ स्टेट्स हैं, केरला, वेस्ट बंगाल के बारे बाद में भाजपा के लिए एक अलग पूरी की पूरी भूमि होने वाली है। किस तरीके से वेस्ट बंगाल और केरला जो सीपीआईएम सीपीआई की गढ़ हुआ करते थे, वहां से तो वेस्ट बंगाल से तो भगा दिया गया है, बचा है केरला, वहां से भी किस तरीके से वो निपटेंगे ये आगे आगे समझिएगा। थोड़ा सा बात जो तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश की बचेगी। ओडिशा में नवीन पटनायक के बाद में कोई दूसरा धनी धुरी है नहीं। बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि ये सारी की सारी कहानी जो जा रही है वो उसी ओर जा रही है कि अगर देश को भगवामय करना है तो सत्ता का मोह छोड़ना पड़ेगा, नीचे वाली पार्टी को भी ऊपर लेकर के आना पड़ेगा, आपको बलिदान देना पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने इशारा दिया है कि हम उसके लिए तैयार हैं, बशर्ते कोई क्षेत्रीय पार्टी के अंदर से एकनाथ शिंदे निकले। और ये एकनाथ शिंदे निकलने का सिलसिला अब बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और कई सारे ऐसे और भी आधार हो सकते हैं जिनके बारे में हम अगले किसी वीडियोस में चर्चा करेंगे। 2027 में जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, उस चुनाव से पहले ये पूरा देश भगवा रंग में रंग चुका होगा। और ये केवल हम नहीं जानते या हम विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा जो हमारे अपोनेंट्स हैं वो भी इस बात को ठीक तरीके से समझते हैं। और उसमें चाहे उदयपुर की घटना हो या खगरौन या करौली या पंजाब या उड़ीसा या जम्मू कश्मीर या पश्चिम बंगाल या केरल, जो लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं वो सारी घटनाएं इसी ओर इशारा करती हैं, बिकॉज दे हैव बीन फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड। उन्हें मालूम है कि हिंदुत्व का रथ जो है वो दौड़ चुका है और अब ये रुकने वाला किसी भी तौर पे नहीं है। जो लोग ये कह रहे थे गुजराती मानुष और मराठी मानुष के बीच में लड़ाइयां हो सकती हैं, उस लड़ाई को तो इस एक मूव ने एकनाथ शिंदे को सीएम बनाना, यानी कि एक मराठी धरती पुत्र को सीएम बनाने के तरीके से ही उस चीज को तो शांत कर ही दिया गया है। इस बात को समझ लीजिएगा। भारत की राजधानी दिल्ली से अयोध्या शिफ्ट हो सकती है और खासतौर पे 2027 के चुनाव के बाद में ये चीज आपको दिख सकती है। इसलिए 2047 का इंतजार हम करें ये बात जरूरी नहीं है। हो सकता है कि 2029 को लाल किले की प्राचीर से जो हम सुनते आए हैं भाषण, वो लाल किले की प्राचीर की जगह अयोध्या से हमें भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या फिर वो योगी आदित्यनाथ हो या फिर जो भी कोई और, लेकिन हमें वो भाषण अयोध्या से सुनने को शायद मिल जाए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी से अनुरोध, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और सनातन धर्म के लिए जो भी कुछ अच्छा काम करता है उसका हाथ पकड़ें, उसे शक्ति प्रदान करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।